हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इंपल्स में स्वागत है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं, मगर इन 6 फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको दी गई हैं, मगर वो एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, मगर वो इम्प्लाइडली प्रेजेंट है अंडर आर्टिकल 21। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 के बारे में, जो हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट स्टेट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमारा जो आर्टिकल 21 है, इसके जो की पॉइंट्स हैं या की वर्ड्स हैं वो ये हैं, पर्सन है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दें तो वर्ड यूज किया गया पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो पर्सन मतलब कि सिटीजन और नॉन सिटीजन, यानी कि आर्टिकल 21 है, ये दोनों को दिया गया है। पर्सन यूज किया गया है, तो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को दिया गया है। इसके बाद लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर आप आर्टिकल 21 को समझना चाहते हैं तो आपको ये 3 वर्ड समझना पड़ेगा, जो कि है लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आइए अब हम एक एक करके इन सब वर्ड्स की देखते हैं और हम समझते हैं आर्टिकल 21 को। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है लाइफ। तो सबसे पहली बार इस वर्ड लाइफ की जो इंटरप्रिटेशन की गई थी वो एक इंग्लिश केस में की गई थी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम, और किया किसने था, वो जस्टिस फील्ड ने किया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जस्टिस फील्ड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ इन द इंग्लिश केस ऑफ मुमेन वर्सेस इलियोनेस 1877। मुमेन वर्सेस इलियोनेस 1877। इस केस में जस्टिस फील्ड ने लाइफ वर्ड का इंटरप्रिटेशन किया था और उन्होंने कहा था लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ मीन्स समथिंग मोर इज मेंट देन मर एनिमल एग्जिस्टेंस। द इनहेबिटेंट अगेंस्ट हिज डिप्राइवेशन एक्सटेंड टू ऑल दोज लिम्स एंड फैकल्टीज बाय विच लाइफ इज एंजॉयड। तो इन्होंने ये कहा था इस केस में, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं लाइफ का मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए लाइफ का मतलब जैसे कि जानवर रहते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा होता है। खाली मतलब जानवरों की तरह रहना, हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन बीइंग लाइफ अपनी जी रहा है, ठीक है। तो खाली वो मतलब नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ जो लाइफ की डिप्रिवेशन होती है, आप क्या कब कहोगे कि हमारी लाइफ डिप्राइव हो गई है। हमारी लाइफ इतना नहीं होगा कि आपको खाली जीने दिया जा रहा है, तो ये मतलब नहीं कि आप लाइफ अपनी एंजॉय कर पा रहे हो। इसके साथ ही साथ इस लाइफ को जीने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, डिग्निटी हो गया और हेल्दी इन्वायरमेंट हो गया, इन सब चीज अगर डिप्राइव हो रही है, अगर आपको पानी नहीं मिल पा रहा है सही से या फूड नहीं मिल पा रहा है, तो अगर ये डिप्राइव हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि लाइफ हमारी डिप्राइव हो रही है। यहाँ पे है ना, इनहेबिटेंस अगेंस्ट दिस डिप्राइवेशन एक्सटेंड टू ऑल दोज लिम्स एंड फैकल्टीज बाय व्हिच लाइफ इज एंजॉयड। मतलब अगर ये सब नहीं हो तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे ना। तो वो सब चीजें जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हो, एंजॉय कर पाते हो, वो सब चीजें भी आती हैं हमारे वर्ड लाइफ में। जैसे कि फूड हो गया, फूड लाइफ में तो ऐसे नहीं आता, मगर वाटर के अलावा अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो लाइफ है उनके अंदर ये सब चीजें आती हैं, और अगर ये सब चीजें डिप्राइव की जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी राइट टू लाइफ जो उसको डिप्राइव किया जा रहा है। इसके बाद वो हमारा इंग्लिश केस था। इसके बाद जस्टिस भगवती ने फ्रांसिस कॉर्लेग वर्सेस दलाई AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में लाइफ को इंटरप्रिटेट किया था। जस्टिस भगवती ने कहा, जस्टिस भगवती इन दिस केस सेड वी थिंक दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दोज that goes along with it, namely bare necessities of life as adequate nutrition, clothing और shelter। मतलब कि अभी आपने देखा था ना वहाँ पे उस इंग्लिश केस में, वहाँ पे भी जो हमारे जस्टिस थे उन्होंने यही कहा था, जस्टिस फील्ड जो थे उन्होंने यही कहा था कि लाइफ जो है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। तो वहाँ पे भी आपने जैसे देखा था, अगर ये सब चीजें आपकी डिप्राइव हो रही है तो आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो उसी तरीके से जस्टिस भगवती भी उसी केस को देखते हुए ये कहा था उन्होंने कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स
right to live with human dignity and all those that goes along with it, namely bare necessities of life. अब bare necessities of life क्या होगा? न्यूट्रिशन होगा आपका, क्लोथिंग होगा और शेल्टर होगा. आर्टिकल 21 does not connote merely physical या एनिमल एग्जिस्टेंस बट embraces something more. मतलब कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो. इससे कहीं गुना ज्यादा चीजें होती हैं लाइफ का मतलब. द वर्ड लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू फूड, क्लोथिंग, डिसेंट एनवायरनमेंट एंड रीजनेबल अकोमोडेशन टू लाइफ. मतलब कि जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें जो वर्ड यूज किया गया राइट, मतलब जो हमारा लाइफ है वो हमें प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ ना. तो राइट टू लाइफ जो हमारा उसके अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं जिससे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. उसमें कुछ भी चीज हो सकती है. वो राइट टू फूड हो सकता है, आपका शेल्टर हो सकता है, क्लोथिंग हो सकता है, डिसेंट एनवायरनमेंट हो सकता है और रीजनेबल अकोमोडेशन ऑफ लाइफ हो सकता है. तो शेल्टर का इंटरप्रिटेशन, शेल्टर को इंटरप्रिटेट किया गया था इस वाले केस में और कहा गया था शांति सर बिल्डर्स वर्सेस नारायण 1990 सुप्रीम कोर्ट. इसमें द डिफरेंस बिटवीन नीड ऑफ एन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग फॉर शेल्टर हैज टू बी केप्ट इन व्यू. फॉर एनिमल इट्स द बेयर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. फॉर ह्यूमन बीइंग it has to be suitable accommodation which allows him to grow in all aspects, physical, mental या intellectual. मतलब कि जो हमारा right to shelter है हमें ये भी दिया गया इसमें, ठीक है. तो अब shelter की जो need होती है वो दोनों के लिए अलग अलग होती है. जानवरों के लिए अलग होती है और ह्यूमन बीइंग के लिए अलग होती है. तो वो जगह जहाँ पे आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो पा रही है, वो जगह जहाँ पे एनिमल्स की बॉडी प्रोटेक्ट हो पा रही है वो उनके लिए शेल्टर होगा. मगर ह्यूमन बीइंग के लिए क्या वो शेल्टर होगा जहाँ पे बॉडी प्रोटेक्ट हो पा रही है? मतलब छोटी सी जगह और उसमें आपको रख दिया गया है, ठीक है, आपकी बॉडी तो प्रोटेक्ट हो जा रही है मगर क्या वो शेल्टर कहलाएगा? जहाँ पे आपकी ना की फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो पा रही है, जहाँ पे आप सही से रह नहीं पा रहे हो, क्या वो शेल्टर कहलाएगा? तो वही चीज इस केस में कहा गया था कि एनिमल के लिए खाली बेयर प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगर है तो वो शेल्टर होता है. मगर ह्यूमन बीइंग के लिए इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है? वो जगह जहाँ पे वो सही से रह पा रहा है, सूटेबल अकोमोडेशन हो रहा है उसका, उसके साथ ही साथ उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो चीज शेल्टर कहलाएगा. इन दोनों केस में मिलियन वर्सेस इलियोनेस 1877 और फ्रांसिस कॉर्लिक वर्सेस डलाई AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों केस में हमारी जो वर्ड लाइफ है उसको इंटरप्रिटेट किया गया था. इसके बाद जो आता है वो आता है पर्सनल लिबर्टी. तो अब हम देखते हैं कि पर्सनल लिबर्टी को कैसे इंटरप्रिटेट किया गया है. तो जो वर्ड हमारी पर्सनल लिबर्टी इसको सबसे पहले इस केस में इंटरप्रिटेट किया गया था वो है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट. और इस केस में जो इंटरप्रिटेशन किया गया था उससे हम ओल्ड या नैरो इंटरप्रिटेशन कहते हैं. आगे चल के आप देखेंगे इसको हम क्यों ओल्ड या नैरो इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं. सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट जान लेते हैं. तो इसमें क्या हुआ था इस केस में, जो ये है AK गोपालन, ये कम्युनिस्ट लीडर थे. इनको डिटेन कर लिया गया था अंडर दी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950. इन्होंने इस चीज को चैलेंज किया. इन्होंने ये कहा, अब हम पढ़ते हैं इसको. फैक्ट जो है द plaintiff was a communist leader who was detained under the Preventive Detention Act 1950. यहाँ पे इन्होंने ये कहा, the petition challenged the validity of the act under the ground that it was violative of his right to freedom या movement, जो कि आर्टिकल 19D में दिया गया है, which is very essence of personal liberty guaranteed under आर्टिकल 21. मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी आर्टिकल 19D में राइट टू मूवमेंट की बात की गई, राइट टू मूवमेंट की बात की गई है, वो हमारे पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में कहा जा रहा है उसके अंदर आती है और उसको चैलेंज किया उन्होंने. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया यहाँ पे कि जो वर्ड है पर्सनल लिबर्टी मेंट नथिंग मोर देन लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. मतलब कि यहाँ पे जो वर्ड है हमारा पर्सनल लिबर्टी खाली फिजिकल लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी से तक ही सीमित है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. वो पर्सनल लिबर्टी मींस लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी. और लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी का मतलब क्या है? दो चीजें, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट और फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन फ्रॉम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. और इस केस में ये कहा गया था, अब देखिए आपने देखा यहाँ पे जो आर्टिकल 19 में जो लिबर्टी की बात की गई थी उसको अलग कर दिया गया और 21 में पर्सनल लिबर्टी की बात की गई उसको अलग कर दिया गया. मतलब यहाँ पे जो मेजॉरिटी ओपिनियन थी उन्होंने ये कहा, वो ये कहना चाह रहे थे कि आर्टिकल 21 जो कि पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और आर्टिकल
आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करता है, वो दोनों अलग हैं एक दूसरे से, एक दूसरे में ये अलग अलग हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी, माइनॉरिटी ओपिनियन, डिसेंडिंग ओपिनियन, उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ये एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वो दिया था जस्टिस फैजल अली ने, gave the dissenting judgment. He gave a wide and comprehensive meaning to the word personal liberty as consisting of freedom of movement. तो आपने देखा जो हमारे ये डिसेंडिंग ओपिनियन वाले जज हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्ड हमारी पर्सनल लिबर्टी है इसके अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 19 आता है, आर्टिकल 19 इंक्लूडेड है। मगर मेजोरिटी जो है उसने ये कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक्सक्लूसिव है और उसमें पर्सनल लिबर्टी का मतलब है फिजिकल बॉडी, ना कि फ्रीडम टू मूवमेंट। पर्सनल लिबर्टी इसी के साथ ही साथ इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड हमारा लॉ यूज किया गया है उसको भी इंटरप्रिटेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड द वर्ड लॉ and said it consists only state made laws and rejected the plea that by the term law in article 21 meant not the state made law but just natural, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आर्टिकल 21 में जो वर्ड यूज किया गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो इस लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब ये है वो लॉज जो कि स्टेट द्वारा बनाए गए, स्टेट मेड लॉज, और स्टेट में खाली स्टेट मेड लॉज, इनमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं आता या जस्ट नेचुरल वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं आता कि मतलब फेयर ट्रायल होना चाहिए, आपको अपनी बात रखने की चांस देना चाहिए। तो ये सब जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की चीजें ये सब नहीं आती उसमें, और उसने रिजेक्ट कर दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जैसी चीजें लॉ के अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद जो केस है वो है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963। इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे जो खड़क सिंह थे was accused in Dacoity case was let off due to lack of evidence and challenged regular surveillance by the police authorities as violative of its fundamental right under Article 19 1D and Article 21। तो आपने ये कहना चाहिए, इनको जो ये खड़क सिंह थे इनको एक्यूज माना गया था एक डकैती के केस में, ठीक है, डकैती के केस में इनको एक्यूज माना गया था, मगर उनके पास एविडेंसेस नहीं थी तो उनको छोड़ दिया गया था, मगर पुलिस द्वारा इनके ऊपर सर्वेलेंस रखा जा रहा था। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया और कहा ये हमारी आर्टिकल 91D के अंदर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है उसको चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि ये उसके अगेंस्ट है, और आर्टिकल 21 में जो पर्सनल लिबर्टी यूज की गई है उसके भी अगेंस्ट है ये। इस केस में हेल्ड किया गया था कि नाइट डोमिसाइल विजिट बाय पुलिस कॉन्स्टिट्यूट एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इंश्राइंड इन आर्टिकल 21। मगर यहाँ पे फिर से जो कोर्ट थी उसने यही कहा था, मेजोरिटी व्यू जो थी ही डिफर्ड, यहाँ पे मेजोरिटी व्यू जो थी उसने यही कहा था कि आर्टिकल 21 एक्सक्लूड्स व्हाट वाज गारंटीड बाय आर्टिकल 19, ठीक है। मगर जो यहाँ पे माइनॉरिटी व्यू थी जस्टिस सुब्बा राव की, उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे को ये ओवरलैप करते हैं, अलग नहीं है। मतलब कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया आर्टिकल 19 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी की बात किया गया है वो अलग नहीं है, मगर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इन दोनों केसेस में अभी तक आपने देखा AK गोपालन और खड़क सिंह केस में यहाँ पे माइनॉरिटी ओपिनियन यही है कि ये दोनों ओवरलैप करते हैं, मगर मेजोरिटी ओपिनियन क्या है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं करते हैं। मगर कुछ टाइम बाद आगे चल के यही माइनॉरिटी ओपिनियन जो थी ये माइनॉरिटी ओपिनियन जो थी ये आपकी आगे चल के मेजोरिटी ओपिनियन बन जाती है। कौन से केस में? तो वो केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1977। यहाँ पे न्यू अप्रोच या वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन आपने देखा था, AK गोपालन ने हमने बताया था उसे कि वो नैरो इंटरप्रिटेशन था, और यहाँ पे ये वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है। क्यों है अभी हम देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं इस केस के फैक्ट क्या थे। इसमें जो हमारे पेटिशनर है ये मेनका गांधी, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था अंडर द पासपोर्ट एक्ट 1967, ठीक। फैक्ट है पेटिशनर पासपोर्ट वाज इम्पाउंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 10(3)(c) of Passport Act 1967. This act authorized the government to do so if it was necessary for the interest of general public. मगर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने ये कहा था कि ये जो गवर्नमेंट का एक्ट है ये जस्टिफाइड नहीं था, और गवर्नमेंट द्वारा जो उनका पासपोर्ट जब्त किया गया था ये सही एक्शन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट held that the government was not justified in withholding the reason
फॉर इम्पाउंडिंग द पासपोर्ट। अब यहाँ पे जो हमारे माइनॉरिटी, यहाँ पे जो मेजोरिटी ओपिनियन वाले जज थे, उन्होंने ये कहा, जस्टिस भगवती थे वहां पे, उन्होंने जस्टिस भगवती ऑब्जर्व द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, मतलब इसका दायरा, इसकी जो फील्ड है ये बहुत बड़ी है, एंड कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन and some of them have been raised to the status of distinct fundamental right and given additional protection under article 19। तो यहाँ पे पहली बार अभी तक की जो माइनॉरिटी ओपिनियन चली आ रही थी, अभी तक की जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, वो पहली बार मेनका गांधी वाले केस में मेजॉरिटी ओपिनियन बन गई। और ये हुआ कि आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 19 आता है, मतलब इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि आर्टिकल 21 है, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है, इसमें बहुत से छोटे छोटे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपको, और उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट को हमने अलग से एक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट के रूप में दिया, एक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट उसे बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आर्टिकल 21 के अंदर हमारी फ्रीडम टू मूवमेंट है, और इस फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को हमने अलग से एक फंडामेंटल राइट दिया गया है एडिशनल प्रोटेक्शन देने के लिए अंडर आर्टिकल 19(1)(d। तो उन्होंने ये कहा यहाँ पे, तो आपने पूरी जर्नी देखी पर्सनल लिबर्टी की कि वो कैसे नैरो इंटरप्रिटेशन से वाइड इंटरप्रिटेशन में कन्वर्ट हुआ। तो अब हम इस चीज को फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब सबसे पहले A.K. गोपालन वाला केस था, इसमें पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रिटेट किया था, और अगर आपको ध्यान हो वहां पे ये कहा गया था कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी एंड नॉट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो कि आर्टिकल 19(1)(d) में दिया गया है। मगर यहाँ पे जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वो क्या थी, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 ओवरलैप करती हैं ईच अदर को, मगर ये जो दिया गया है यहाँ पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ये मेजॉरिटी ओपिनियन थी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। फिर से खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला जो केस आया था, इसमें आपने फिर से देखा था कि जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वहां पे ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, मगर फिर से यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी उसने ये कहा था कि ये दोनों अलग हैं, एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से और ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे को। मगर इसके बाद फिर से जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दी गई है, इसमें से कुछ फंडामेंटल राइट को निकाल के हमने एक डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट बना दिया है, बहुत डिस्टिंक्ट फंडामेंटल राइट बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 हो गया आपका, और यहाँ पे अभी तक की जो माइनॉरिटी व्यू चली आ रही थी, वो पहली बार इस केस में मेजॉरिटी व्यू बदल गई, और यहाँ पे ये कहा गया कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो अभी तक आपने पूरी जर्नी देखी पर्सनल लिबर्टी की। अब हम तीसरे वर्ड के ऊपर आते हैं, जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखना पड़ेगा। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 5th अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑल्सो कॉल्ड ड्यू प्रोसेस क्लॉज इज द सिंगल सोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूनाइटेड स्टेट्स। आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अडॉप्ट किया, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किया, उसको देखते हुए किया है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ड्यू का मतलब होता है जस्ट, प्रॉपर और रीजनेबल। ड्यू का मतलब होता है जस्ट, प्रॉपर और रीजनेबल। अब यहाँ पे जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, इसको हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि यही बस एक लौता आर्टिकल है जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 हो गया, उसी तरीके से ड्यू प्रोसेस क्लॉज या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ये सिंगल लौता सोर्स है जुडिशियल रिव्यू का यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ड्यू जो वर्ड यूज किया गया वहां पे, उसका मतलब होता है जस्ट, प्रॉपर और रीजनेबल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये दो तरीके का होता है, एक तो सब्सटैंशियल ड्यू प्रोसेस होता है और प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस होता है। सब्सटैंशियल ड्यू प्रोसेस का मतलब है द प्रोविजन ऑफ लॉ शुड बी रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्रेरी, और प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है एम्फसाइज ऑन रीजनेबल प्रोसीजर, दैट इज द पर्सन अफेक्टेड शुड हैव फेयर ट्रायल
फेयर राइट ऑफ ट्रायल। मतलब कि ये दोनों जो चीजें हैं, सब्सटैंशियल से आप समझ सकते हो सब्सटैंशियल लॉ जो हमारे होते हैं। अब जो सब्सटैंशियल लॉ जो है, जो स्टैट्यूट है, वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो प्रोसीजर है, उन स्टैट्यूट में जो लॉज दी गए उनको एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसीजर है वो भी हमारा रीजनेबल होना चाहिए, वो हमारा जस्ट प्रॉपर और रीजनेबल होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस के अंदर यही सब चीजें आती हैं, सब्सटैंशियल ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस। इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो आपने देखा एग्जीक्यूट कौन करता है उस चीज को, जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो उन एग्जीक्यूटिव द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है उन सब्सटैंशियल लॉज को एग्जीक्यूट करने का, अगर वो आर्बिट्ररी है हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ लेजिस्लेचर द्वारा जो लॉ बनाया गया है, अगर वो रीजनेबल नहीं है तो हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन as well as arbitrary legislative actions can be questioned if they fail to pass the test of reasonableness. Test of reasonableness का मतलब क्या है? Just, fair और reasonable। ठीक। अब इसके बाद अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है? अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है ओनली, अभी आपने देखा था इसमें प्रोसीजरल, ठीक है। प्रोसीजर में क्या था, खाली हम वो लॉ जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है उसको खाली क्वेश्चन कर सकते थे इसमें प्रोसीजर में, ठीक है, उसको क्वेश्चन कर सकते थे। इसके साथ ही साथ सब्सटैंशियल जो था, मतलब अगर लॉ ही गलत है, वो लॉ ही आर्बिट्ररी है, हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। मगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या होता है कि खाली आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो लॉ जो है, जो स्टैट्यूट है, जो लॉ बनाया गया, अगर वही आर्बिट्ररी है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ओनली आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब कि प्रोसीजर लॉ कैन बी क्वेश्चन इफ दे फेल द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, बट द पोजीशन गॉट चेंज आफ्टर द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस जो हुआ था वो 1978 में हुआ था। एंड नाउ आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन कैन आल्सो बी क्वेश्चन। मतलब कि अभी आपने देखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में दोनों चीज हम क्वेश्चन कर सकते थे, आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस और आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस। मगर अंटिल 1978, ये मेनका गांधी केस के पहले आपने दोनों जो केस देखा था उसमें भी लॉ जो था वो लॉ सही नहीं था, मगर हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमने प्रोसीजर उस समय तक खाली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस आते थे, बस लेजिस्लेटिव एक्शंस नहीं आते थे। मतलब कि अगर कोई लॉ गलत है, अगर वो लॉ आर्बिट्ररी है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। खाली उस लॉ को उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो आर्बिट्ररी है हम उसको खाली क्वेश्चन कर सकते थे। मगर 1978 के बाद, मेनका गांधी केस के बाद, हम दोनों चीज को, अगर लॉ गलत है वो उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उस लॉ को एग्जीक्यूट करने का प्रोसीजर जो अगर वो गलत है हम उसको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर जो दिया गया, यहाँ पे प्रोसीजर क्या होना चाहिए ये उसकी बात आती है। अब प्रोसीजर क्या होना चाहिए? what procedure to be followed under Article 21? It is now after Menka Gandhi that procedure of Article 21 has to be reasonable, fair और just। तो अभी तक आपने देखा यहाँ पे मेनका गांधी केस के बाद जो प्रोसीजर होना चाहिए वो हमारा रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए, वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो ये करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 must be right, just and fair, not arbitrary, fanciful and oppressive. In order that procedure must be right, just and fair, it must confer to the natural justice। तो अब हो गया फिर ना ये कि अब पहले आपने देखा था AK गोपालन वाले केस में, वहां पे लॉ वर्ड का जो इंटरप्रिटेशन किया गया था, स्टेट वहां पे कह रहे थे स्टेट मेड लॉज आते हैं, बस उसमें हमारे नेचुरल जस्टिस नहीं आते हैं। मगर आपने देखा मेनका गांधी केस में कैसे ये कह रहे हैं, मेनका गांधी केस के बाद इस वाले केस में ये कैसे कह रहे हैं कि नेचुरल जस्टिस की भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो भी उसमें आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो प्रोसीजर है वो एक सही प्रोसीजर है, वो एक
राइट जस्ट ऑफ फेयर प्रोसीजर और आर्बिट्ररी फेंसिबल ऑपरेसिव नहीं है। इस चार्ट से आप समझ जाएंगे पूरी बात क्या थी अभी तक की। AK गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977। और हम क्यों इस वाले केस में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था उसे हम नैरो इंटरप्रिटेशन कहते हैं, और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो इंटरप्रिटेशन दिया गया था उसे हम वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन कहते हैं। तो इस वाले केस में, AK गोपालन केस में, हम खाली आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन को क्वेश्चन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस समय तक जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ था उसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन, आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शंस आते थे और प्रोसीजर और आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शंस नहीं आते थे। अगर आपका जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, प्रोसीजर गलत है, आप तभी उसको क्वेश्चन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी क्वेश्चन इफ दे फेल द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक, इसके बाद जो हमारी वर्ड लिबर्टी थी उसको भी नैरो इंटरप्रिटेट किया गया था। क्यों नैरो इंटरप्रिटेट किया गया था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था यहाँ पे जो पर्सनल लिबर्टी, उसमें खाली लिबर्टी ऑफ फिजिकल बॉडी आता है, मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, खाली ये चीज आता है। और आर्टिकल 19 में जो चीज कही गई वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, अब देखिए यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब कि जो प्रोसीजर है उसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन शुड बी रीजनेबल, अगर ये रीजनेबल है तो सब कुछ सही है। ठीक, तो ये आपने देखा कि एक नैरो इंटरप्रिटेशन है ना। इसी चीज को मेनका गांधी केस में एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया था और ये कहा गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है इसमें यहाँ पे आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने अपनी जो आर्टिकल है उसकी फ्रेजियोलॉजी को चेंज नहीं किया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को चेंज नहीं किया, मगर जो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस का मतलब है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में। तो इससे फायदा क्या हुआ, जो हमारा आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन था और आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन था वो दोनों आ गए और हमें अपनी फ्रेजियोलॉजी चेंज भी नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पे मेनका गांधी केस में पर्सनल लिबर्टी को भी एक वाइड इंटरप्रिटेशन दिया गया था और ये कहा गया था पर्सनल लिबर्टी नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, इसका मतलब इससे कहीं गुना ज्यादा होता है, कुछ और भी चीजें हैं जो जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, ये सब चीजें भी उनमें आती हैं। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बोथ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन शुड बी रीजनेबल। तो आपने देखा कैसे इस वाले केस में कैसे यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था, मगर यही नैरो इंटरप्रिटेशन वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन में बदल गई थी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसी केस के बाद बहुत से सीरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन शुरू हो गए थे और उस इंटरप्रिटेशन को करते करते मतलब जो हमारी पर्सनल राइट थी और क्रिमिनल, मतलब इस केस के बाद बहुत सी रिफॉर्म्स आए हमारे बोथ पर्सनल राइट्स में भी और क्रिमिनल जस्टिस में भी। पर्सनल राइट्स में बहुत सी रिफॉर्म्स लाए गए और राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, ये सब राइट्स जो है ये इंक्लूडेड की गई आर्टिकल 21 के अंदर। इसके साथ ही साथ क्रिमिनल जस्टिस, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, इसमें भी रिफॉर्म्स लाई गई और जो एक्यूज होती हैं उनकी भी कुछ राइट्स दी गई, जैसे कि राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, राइट टू स्पीडी ट्रायल और राइट टू लीगल एड। ये सब पूरी चीजें जो थी ये एक्यूज के राइट के लिए दी गई। तो आपने देखा कैसे कि कैसे हमारे जो मेनका गांधी केस था इसने आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा वाइड इंटरप्रिटेट किया था और बहुत से रिफॉर्म्स लाए थे। और इन रिफॉर्म्स के बारे में, राइट टू लाइफ और इन सब रिफॉर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, केसेस की हेल्प लेते हुए हम देखेंगे इन सब राइट्स के बारे में। तो आपको आर्टिकल 21 समझ में आया हो और ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके एकेडमिक्स में। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।